सुरू करायचं सांगा. स्टार्ट. आप सभी का ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की इस विशेष प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत. आज जो आपके साथ रूबरू हो गए हैं वो कोई किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं वो हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मीडिया एंड कम्युनिकेशन के चेयरमैन ही है और CWC मेंबर भी है. साथ में हमारे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले जी, मेरे कलीग सोशल मीडिया के चेयरमैन विशाल मुत्तेमार जी उपस्थित है. मैं ज़्यादा समय न देते हुए पवन खेरा जी से विनती करता हूं कि वो आपको संबोधित करें. धन्यवाद अतुल जी. नानाभाऊ आपकी अनुमति से जी. बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव है और 16 राज्यों में घूमते हुए फिर मेरे को यहाँ नानाभाऊ ने अनुमति दी कि अब यहाँ आप आ सकते हो, तो मैं आया. 16 राज्यों में ऐसा नहीं है कि सिर्फ साउथ की बात कर रहा हूं मैं इसमें राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कई राज्यों में घूमते घामते यहां आया. तो आप देख रहे हैं कि थकान नहीं है, मुंह पे सबके मुस्कान है, क्योंकि जो माहौल दिख रहा है माहौल बदलाव का दिख रहा है, परिवर्तन का दिख रहा है. प्रधानमंत्री जब भी मुंह खोलते हैं कोई विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और यह दिखाता है कि वो खुद समझ गए हैं कि 4 जून को क्या होने वाला है. नहीं तो जो व्यक्ति या जो पार्टी 10 साल से सत्ता में है उसको क्या जरूरत है मंगलसूत्र, मटन, मछली, मुसलमान, ये सब करने की जरूरत क्या है? ये जरूरत तभी पड़ती है जब आपको पता चल जाता है कि आपके पास 10 साल का कोई रिपोर्ट कार्ड दिखाने के लिए नहीं है, कोई बही खाता दिखाने के लिए नहीं. आप लोग सब, हम लोग सब एग्जाम देते थे बचपन में. अभी आपके घरों में भाई बहन, बच्चे, भतीजा भतीजी एग्जाम देते होंगे. रिपोर्ट आती है, हर साल की रिपोर्ट आती है. तो 5 साल आप की सरकार को हो गए, आपकी पार्टी को 10 साल हो गए सत्ता में. आपसे तो हम सवाल पूछेंगे. आपको सवाल पूछने वाले पसंद नहीं. आजकल प्रधानमंत्री दिन में 4-4 इंटरव्यू दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो एक भी नहीं करेंगे. राहुल जी ने तो स्वीकार कर लिया कि साहब मैं डिबेट को तैयार हूं. प्रधानमंत्री जी अभी तैयार नहीं है और इंटरव्यू में ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि अब कपिल शर्मा कॉमेडी शो लोगों ने देखना बंद कर दिया. अब सब प्रधानमंत्री का इंटरव्यू देखते हैं और कपिल शर्मा बड़े परेशान हैं. ये तो कंपटीशन आ गई और कंपटीशन में प्रधानमंत्री समझते हैं. आप देखो वाराणसी से एक स्टैंड अप कॉमेडियन बेचारा इलेक्शन लड़ना चाहता था, उसको फॉर्म नहीं भरने दिया. अब एक लोकसभा क्षेत्र में एक ही तो कॉमेडियन लड़ सकता है, 2 थोड़े लड़ सकते हैं. ये तो हम और आप समझते हैं. जो स्थिति इस देश के प्रधानमंत्री ने अपनी खुद की बना दी, अपनी छवि जैसी बना दी, जो मर्यादा होती है प्रधानमंत्री के पद की, वो मर्यादा तार तार कर दी. ऑड इवन, एक दिन कहते हैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, दूसरे दिन फिर मुसलमान 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 शुरू. ये प्रधानमंत्री को शोभा देता है? इस देश में 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं. इस देश में एक दिन में 30 किसान आत्महत्या कर रहे हैं. इस देश में 1 घंटे में 4 महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है. उस देश के प्रधानमंत्री के पास मुद्दे क्या हैं? आप जब ये मुद्दे सुनेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ये क्या बात कर रहे हैं, कहां से लाए हैं, ये आए कहां से. कल उत्तर भारत वर्सेस दक्षिण भारत का विवाद पैदा करने की कोशिश की. रोज नया विवाद पैदा करना किसी प्रधानमंत्री का काम नहीं होता. दिन भर राहुल जी के लिए कहते हैं शहजादा, और जब घबरा गए, डिबेट उन्होंने स्वीकार कर ली तो कहते हैं कौन राहुल. और जिसको वो शहजादा कहते हैं ना, वो शहीद ज्यादा है, ये वो भी समझते हैं. एक शहीद ज़ादे के लिए
इस तरह की टिप्पणी करना। शहजादा तो इस देश में एक ही है जिसको शायद बैट पकड़ना नहीं आता, लेकिन बीसीसीआई संभालता है। जय शाह नाम है उसका, आप लोग नाम लिखने में अगर डर जाएं तो मैं बता देता हूं, जय शाह उसका नाम है। तो 10 साल आपने सिर्फ और सिर्फ अपने कुछ दोस्तों के लिए काम किया। उन दोस्तों के लिए आपने पूरे भारत का धन लुटाया। आपने नहीं देखा कि कैसे आप रोजगार नहीं दिलवा पा रहे। आपने नहीं देखा कि कैसे जो जो आपने वादे किए थे वो आप एक भी पूरा नहीं कर पा रहे। फिर कहते हैं मोदी की गारंटी। अब मोदी की गारंटी सुनकर हंसी आ जाती, उन्हें खुद को भी हंसी आती होगी कि बोल क्या रहे हैं। चुनाव के बाद वो गारंटी बोलते हैं, अमित शाह आकर कहता है वो तो जुमला था। तो ऐसी पार्टी को अब घर बैठाना जरूरी हो गया। 4000 किलोमीटर हमारे राहुल गांधी चले, उससे बाद 6500 किलोमीटर और यात्रा की। उन यात्राओं से जो निकल कर आया वो हमारा न्याय पत्र है। उस न्याय पत्र में लोगों से जो संवाद हुआ, जो वार्तालाप हुआ, पत्रकारों से हुआ, किसानों से हुआ, नौजवानों से हुआ, अग्निवीर के जो शिकार हैं उनसे हुआ, महिलाओं से हुआ, आदिवासियों से हुआ, शोषित और वंचित वर्ग से हुआ, तब जाकर एक न्याय पत्र बनाया। और उस न्याय पत्र से घबराहट भारतीय जनता पार्टी में और बढ़ गई, क्योंकि हम मुद्दों की बात कर रहे हैं। जब नाना भाऊ की रैली में सुनता हूं, मुद्दों पर रहते हैं। अतुल भाई टीवी पर जाते हैं, प्रगति बहन टीवी पर जाती हैं, विशाल भाई टीवी पर जाते हैं, मुद्दों की बात करते हैं। कांग्रेस आपको हमेशा मुद्दों की बात करती हुई सुनाई देगी। हम विपक्ष में हैं, हम चाहते तो मुद्दों से भटक सकते थे, हमें बिल्कुल वो आजादी है, क्योंकि 10 साल की रिपोर्ट कार्ड हमें नहीं देनी, जिसको देनी है उसको देनी। जो आदमी वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर अपनी वो हंसता हुआ नूरानी चेहरा दिखाता था, जब वैक्सीन की कंपनी ने खुद स्वीकार किया कि हमारी वैक्सीन से साइड इफेक्ट होते हैं, हार्ट अटैक पड़ सकते हैं, क्लॉट हो सकता है, ब्लड क्लॉट हो सकता है, तस्वीर गायब हो गई सर्टिफिकेट से। उस कंपनी से 52 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड्स में लिया, तो हम क्या सवाल नहीं पूछेंगे? और खुद साहब ने उस कंपनी का वैक्सीन नहीं लगवाया। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो साहब ने कोविशील्ड नहीं लगाया, कोवैक्सीन लगवाया। और मैंने इंतजार की, हमारे कई समझदार साथियों ने इंतजार की, देखें ये कौन से लगाता है, हम भी वही लगाएंगे। 52 करोड़ उस वैक्सीन की कंपनी से लिया और सवालों के जवाब नहीं दे रहे। जब वो वैक्सीन की कंपनी विदेश के कोर्ट में खड़ी होकर हलफनामा दे रही थी कि हां हमारी वैक्सीन से साइड इफेक्ट होते हैं, हमारे यहां के स्वास्थ्य मंत्री उसको क्लीन चिट दे रहे थे उसी वक्त कि साहब हमने रिसर्च करा ली है, उस वैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। जो अचानक 30-40 साल के बच्चे, नौजवान और उससे भी कम उम्र के बच्चे अचानक गिर के मर जाते हैं, हार्ट अटैक पड़ जाता है, तो कहते नहीं उसका वैक्सीन से कोई संबंध नहीं। आप सोचिए, क्लीन चिट देने की जो आदत है इस सरकार की, कभी चीन को क्लीन चिट दे दी, कभी वैक्सीन बनाने की कंपनी को क्लीन चिट दे दी, दवाइयों की कंपनियां, रेमडेसिविर की कंपनी से कैसे पैसा लिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स में। आप लिस्ट निकाल कर देखिए तो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो भ्रष्टाचार नरेंद्र मोदी के दरवाजे पर शुरू होता है, उसके दरवाजे पर खत्म होता है। कोई छोटी बात नहीं है। भ्रष्टाचार दबा के किया गया, अपने दोस्तों पर धन दौलत दबा कर लुटाई गई, और फिर कहते हैं मैं फकीर आदमी हूं, झोला उठा के चला जाऊंगा। तो आ गया समय, 5 जून को झोला उठा के देखते हैं कहां जाते हैं। हम तो कह रहे हैं जाइए गुजरात, साबरमती आश्रम में बैठ के थोड़ा आत्मचिंतन करिए, आपको जरूरत है आत्मचिंतन करने की। हम तो कहते हैं कि महाराष्ट्र में आइए आत्मचिंतन करने, नागपुर जाइए, रेशम बाग नहीं दीक्षा भूमि जाइए, वहां आत्मचिंतन करिए। संविधान बदलने की आपने सोची कैसे, ये जरूरत कैसे की आपने कि 400 सीटें दे दो संविधान बदल देंगे। ये सब देखते हुए प्रधानमंत्री को समझ में आ गया है कि अब झोला उठाने का समय आ गया है। पूरे विश्व में आप आंकड़े उठा के देखिए, प्रेस फ्रीडम से लेकर हंगर इंडेक्स सब देखिए,
कैसे भारत का रैंक रोज गिर रहा है। अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं। कल तो मेरे को बहुत हंसी आई, रात को नींद नहीं आई हंस हंस के। कहते हैं साहब मैंने गाजा की वॉर रुकवा दी। और पत्रकार भी हमारे दोस्त हैं, अब क्या कहें, कोई सवाल नहीं पलट के पूछ रहा था। पप्पा ने यूक्रेन की वॉर रुकवा दी, पप्पा ने गाजा की वॉर रुकवा दी, पप्पा मणिपुर नहीं जा पाए। ये पप्पा है यहां। मणिपुर जाने की हिम्मत नहीं, मणिपुर का नाम लेने की हिम्मत नहीं। महाराष्ट्र में मुझे लगता है महाराष्ट्र का प्रभाव देश के कई राज्यों पर इस चुनाव में हो रहा है। जो महाराष्ट्र में इन्होंने पाप किया, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग की सरकार चल रही है, जिन्होंने एनसीपी को तोड़ दिया, के टुकड़े कर दिए, शिवसेना के टुकड़े कर दिए, तो असली टुकड़े टुकड़े गैंग ये दो गुजराती जिन्होंने पार्टियां तोड़ी हैं। और ये बात लोगों को अच्छा नहीं लगी, पूरे देश में लोगों को नागवार लगी कि क्या कर रहे हैं। एक सिंपैथी वेव है महाराष्ट्र में, एंटी इनकम्बेंसी केंद्र के खिलाफ है, और उसका प्रभाव गुजरात तक में आया। गुजरात में भी नतीजों पे आपको उसका प्रभाव दिखेगा, और बाकी राज्यों में भी। तो महाराष्ट्र से हमें लगता है एक लहर उठी है केंद्र सरकार के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ, गुजरात के दोनों भाइयों के, मोटा भाई छोटा भाई के खिलाफ। और उस लहर का असर पूरे देश में आपको देखने को मिलेगा। हम यहां बहुत आत्मविश्वास के साथ बोल रहे हैं कि हम ऐसा नतीजा महाराष्ट्र में दिखाएंगे देश को कि लोगों को आइंदा किसी पार्टी को तोड़ने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा कि ये पाप बर्दाश्त यहां की जनता नहीं करेगी। आपके सवाल नाना बाबू कुछ कहना चाहिए? नहीं, आप सब सवाल पूछिए। पवन जी, आप महाराष्ट्र में आज है, यहाँ से सबसे ज्यादा फेवरेबल सिचुएशन महाविकास आघाड़ी के लिए शुरुआती सभी प्रीपेड है। कितनी सीटें आप कांग्रेस पार्टी एक्सपेक्ट कर रही है? लड़ाई किस तरह से देखता है? हम लोग 35 के आसपास लाएंगे। 35 मेरे हमारी असेसमेंट जो दिल्ली में है 35 के आसपास की है। और कांग्रेस पार्टी, मुझे बहुत आत्मविश्वास है, मैंने नाना भाऊ से भी डिस्कस नहीं किया, मुझे लगता है 17 में से 16 हमारी, 15 से 16 हमारी आएंगी। इसके अलावा मुस्लिम वोट बैंक हमेशा बदला, तो हमेशा से कांग्रेस के साथ सालों से रहे, लेकिन यहाँ पे इस बार ट्रेंड है कि ठाकरे सेना जो उनके साथ उसका जुड़ाव काफी ज्यादा बढ़ा है। तो ये क्या आप, क्योंकि भले आपको गठबंधन में भविष्य के लिहाज से ये एक बड़ा वोट बैंक हमेशा आप लोगों के साथ रहा, वो चिंताजनक हो सकता है आप लोग? अरे हमारी एक ही चिंता है कि इन दोनों से इस देश को मुक्त कराएं। आप क्या छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। हम सब, हिंदू हो, मुसलमान हो, अगड़े हो, पिछड़े हो, वंचित हो, शोषित हो, आदिवासी हो, सबका एक ही मछली की आंख सबको दिखाई दे रही है। वोट जिहाद नहीं है, यहां इस तरह की बातें नहीं चलती हमारे यहाँ, ना हमारे दिमाग में आती हैं। उनके दिमाग में वो ये उनके दिमाग में आती हैं, वोट अजीब अजीब जिहाद। बातें करते हैं ये लोग। आप देखते हो, रोज के इंटरव्यू सुनो आप, अच्छा आपको मनोरंजन होगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती आई है कि कांग्रेस जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है और उनके पास में ऐसा कोई चेहरा नहीं है। ऐसे में आप लोग किस तरीके से देखते हैं, और अभी तक आपके पार्टी में पीएम चेहरा को लेकर कोई भी आपके दोनों सवालों का जवाब देता हूं। तुष्टीकरण की बात या हिंदू मुसलमान की बात इस चुनाव में सबसे पहले कौन लाया? नरेंद्र मोदी लाए। हमारे न्याय पत्र में कहीं हिंदू मुसलमान का जिक्र हो तो चुनौती हमने नरेंद्र मोदी जी को दी थी। उसके बाद डर के हमारे चुप हो गए, अब नाम नहीं लेते मंगलसूत्र का या हिंदू मुसलमान का हमारे मैनिफेस्टो से लेकर। तो हमारे मैनिफेस्टो में, हमारी राजनीति में, हमारे संवाद में, हमारे नैरेटिव में, हमारे प्रचार में कहीं हिंदू मुसलमान की सोच नहीं दिखती। तो तुष्टीकरण कहां से आ गया? हिंदू मुसलमान की सोच और तुष्टीकरण की सोच दिखती है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी में दिखती। रही बात चेहरे की, 10 साल से लोग ये चेहरा देख देख के ऐसा परेशान हुए अब कि अब लोग मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। लोग चाहते हैं कि हर पार्टी मुद्दों पर बात करे। चेहरे से तो साहब मिल गया जो मिलना था 10 साल में। इसलिए ये कोई प्रेसिडेंशियल फॉर्म तो है नहीं इस देश में। इस देश में प्रक्रियाएं होती हैं। कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की एक प्रक्रिया है, फिर गठबंधन की एक प्रक्रिया है। ये जो
1.5 लोगों की सरकार चल रही है, ऐसी तो हमारे यहाँ होता नहीं है। 2.5 लोगों की पार्टी और 1.5 लोगों की सरकार। तो हमारे यहाँ प्रक्रिया के हिसाब से सब निर्णय होंगे, नतीजा आने दीजिए। लेकिन इन मुद्दों पर कोई समझौता नहीं होगा, न्याय पत्र पे कोई समझौता नहीं होगा। गारंटी जो हमारी है उन पर कोई 5 न्याय 25 गारंटी, इस पे कोई समझौता नहीं। उनका कहना है कि जिस तरीके से सिर्फ जो कांग्रेस पार्टी है और अब तक उन्होंने जो भी काम किया है सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए किया है और सभी जो हमारे देश में सभी जातियां हैं सबके आरक्षण कट करके मुसलमानों को देने का काम किया है। अब बताइए, ये प्रधानमंत्री की भाषा है। एक दिन कहते हैं कि सब कुछ मुसलमानों को दे दिया, दूसरे दिन कहते हैं मुसलमानों तुम्हारा कुछ नहीं किया कांग्रेस ने। ये प्रधानमंत्री थक गए हैं या दवाई ज्यादा ले रहे हैं नींद की, कुछ है समस्या इनके साथ। ये भूलने की बीमारी हो गई। कहते हैं कौन राहुल, अब ये तो कोई जो भूलने की बीमारी है तभी बोलते होंगे। एक दिन कहते हैं ये कांग्रेस मुसलमानों के लिए सब कुछ लुटा रही है, दूसरे दिन कहते हैं मुसलमानों को कुछ नहीं दिया 70 साल में। अब बताइए ऐसे आदमी का क्या जवाब दें हम। Survey after survey has shown that Mahavikas Aghadi and India Alliance are poised to do better in Maharashtra compared to other states. Even if we see recently Priyanka Gandhi's rally in Nandurbar, it had a massive response. On the other hand, Prime Minister Modi is extensively campaigning in Maharashtra. From last 3 days, he is campaigning in Maharashtra. He had a rally in Nasik, roadshow in Mumbai. Today also he is conducting a rally in Mumbai. But why are Gandhis not seen in Maharashtra? Why are they not campaigning despite having such a right ground for India and Mahavikas Aghadi? No, they are campaigning. I remember attending 2 rallies. One was India Alliance in Nagpur. Nagpur was our rally, and India Alliance was in Mumbai, and regularly they are coming. But well, I'm very upset with the way the Prime Minister's roadshow disturbed and disrupted lives of people of Mumbai. This is not something which is acceptable, and I hope he apologizes to the people of Mumbai. You can't stop the metro services just because you want to do a road show. So this is completely unpardonable. And he didn't even have the decency to visit the families of people who lost their lives just 48 hours, 36 hours ago. So that's something which I think he should have had the decency to do so. So I hope he apologizes to the In people. that case, political mudslinging is happening. BJP is accusing the Mahavikas Aghadi government of giving the contracts for the hoarding that collapsed to the contractor. What do you say about this? They are alleging that No, let them do all the inquiries. Who's stopping them? It's their government. But I'm just saying the political decency of visiting those families and not starting a roadshow from Ghatkopar 36 hours after that tragedy struck people, innocent people. I am pointing out at the fact that they stopped the metro services just for the Prime Minister's roadshow. He's just an acting interim Prime Minister right now. He's not a full-fledged Prime Minister after the election code of conduct comes into force. How can the rules be bent for him, causing so much of immense inconvenience to the people of Mumbai? नहीं झालं यांचं. Sir, one of the important issues I want to highlight, the assault on Swati Maliwal. An FIR has been registered yesterday. She also gave a statement and a direct allegation on the PA of Mr. Arvind Kejriwal. How do you look at this, sir? This is developing in Delhi, and at the same time, we have also asking questions to the Chief Minister himself. He is now on this entire issue. And being a Congress party, how do you look at these developments? I think yesterday. One MP has been assaulted. Yes, absolutely. Yesterday, our leader Priyanka ji was very categorical in articulating the Congress's position on this issue. Anywhere, if something is any wrong is committed against any woman, whether she is an MP or an MLA or just any working woman or a non-working woman, that's not the issue. We stand by them. So let the facts come out. Let inquiries take place. And there is no compromise on our position as far as women's safety and women's honor and dignity are concerned. In fact, summons have been issued to his PA who is not. Let the law take its course. And the law should also take its course in Prajwal Revanna's case. Why has the passport of Prajwal Revanna not been cancelled? Why is Prajwal Revanna still in Germany? Why hasn't he been brought back to India? That's for the government of India to respond to. और इसी मुद्दे पे क्या आप चूंकि गठबंधन के साथ ही आज वो मुंबई में भी आ रही थी, क्या इस मुद्दे पे आप लोग उनसे बातचीत हो पाई? क्या उन्होंने अपना नहीं, ये तो अभी उनकी पार्टी का और पार्टी और पुलिस के बीच का मामला है.
एक सबजुडिस मामला है, एक उसमें कानूनी कार्रवाई का मामला है, तो उसमें पार्टियों का आपस में इस पे बात होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी पार्टी के जो स्टैंड था वो कल प्रियंका जी ने बड़े स्पष्ट रूप से बताया। Sir, in a recent interview, Prime Minister Modi said that Rahul Gandhi is working very hard this election because he fears that if Modi wins the third term, it will diminish the image of Rajiv Gandhi, Indira Gandhi, and even Jawaharlal Nehru. अब बताइए, कैन यू इवन रिस्पॉन्ड टू समबडी एज डिल्यूजनल एज दिस? ही कांट मैच द I mean, forget Nehru ji, he can't match any of our Congress leaders across history. Why is he even dreaming of trying to be like Nehru ji? अब नेहरू जी के मतलब माफ कीजिएगा पांव की धूल के बराबर नहीं है। ये नेहरू जी का नाम लेने की कैसे इनकी हिम्मत हो जाती? कमाल के आदमी है साहब। आप अपना काम करिए ना। आप नेहरू जी कर करके तो 10 साल आपने निकाल दिए। He has to also have some sense of history. Every word uttered by the Prime Minister is heard across the world. Why is he ensuring that the entire world ridicules him? We don't like it when our Prime Minister gets ridiculed across the world, but he ensures that he gets ridiculed. I mean, you talk about yourself. You can't even match Atal Bihari Vajpayee ji of your own party. You're talking about Nehru ji, Indira ji, Rajiv ji. I mean, Indira ji divided Pakistan in two pieces, created Bangladesh, she changed the geography of the world. And here is our man, the Prime Minister, who's also changed the geography of India by giving away Eastern Ladakh 26 points out of 65 patrolling points to China. Not only did he give up those 26 patrolling points, he also gave a clean chit to China. How can he even compare himself with Indira ji? I mean, you know, it is ridiculous. Even Kapil Sharma would burst out laughing. सर जौनपुर में अभी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अभी देश में चुनाव की तारीख सिर्फ 2 मॉडल है, एक है संतुष्टिकरण और दूसरा है तुष्टिकरण। संतुष्टिकरण करने वाली पार्टी जो है वो एनडीए के साथ है और तुष्टिकरण करने वाली पार्टी जो है वो कांग्रेस और सपा है। जिनका कांग्रेस के काल में गंदा पानी और महंगाई के सामने जाना पड़ रहा था और अभी हम संतुष्ट कर रहे हैं महंगाई को रोक के और विकास के दौरान। किसी ने, आप जैसा कोई पत्रकार वहां होता तो जरूर पूछता कि आप महंगाई को आपने कैसे काबू किया। 70 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए में बिकता है, जो 70 रुपए का था 2014 में। 400 रुपए का सिलेंडर अब 1100 में बिक रहा है आपके राज में। ये ऐसे महंगाई को आपने कंट्रोल किया है। आप जैसा पत्रकार वहां नहीं था तो नहीं पूछ पाए होंगे। बहरहाल योगी जी जरूर किसी पत्रकार को बोलेंगे, आज देख लीजिएगा। योगी जी बड़े गुस्से में है आजकल मोदी जी से, वही पूछवा लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। तो मोदी जी की बातों को आप और हम तो छोड़िए, उनकी पार्टी के लोग अब गंभीरता से नहीं लेते। तो बोलने दीजिए कि महंगाई पे काबू, हर घर को मालूम है कि महंगाई पे कैसे काबू किया है और कितनी महीने की 5 या 6 तारीख को जेब खाली हो जाती है लोग। तो फिर ऐसे में आप उनको बार बार कहो मैंने सस्ता कर दिया सब कुछ, कोई मानेगा? कोई मूर्ख थोड़े ही हम लोग सब। बोलने दीजिए। पवन जी, अभी बाराबांकी में प्रधानमंत्री की रैली चल रही है, वहां पे नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अगर सपा कांग्रेस सत्ता में आती है तो राम मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। गंभीर तरीके से कैसी बातें करते हैं, मजाक मतलब कि हद होती है। मंदिर कैसे बना? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बना। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से भी कई दशक पहले एक पॉलिटिकल पार्टी थी, एक राजनीतिक दल था इस देश का, जिसने एक स्टैंड रखा कि इस विवाद में अगर आपसी सुलह से समझौता नहीं होता, निष्कर्ष नहीं निकलता, तो अदालत जो निर्णय देगी वो स्वीकार्य होगा। वो कांग्रेस पार्टी थी, इकलौती पार्टी। दूसरी पार्टी आडवाणी जी के नेतृत्व में कहती थी इसमें अदालत का क्या काम है, आस्था का विषय है। हमने उनसे बहस नहीं की। थोड़े सालों बाद आडवाणी जी कहने लगे कि जो अदालत कहेगी वो होगा। अदालत ने जो कहा वो हुआ। इसमें मोदी जी का तो कोई रोल ही नहीं है। इसमें कौन ऐसा सोच भी सकता है कि मंदिर पे कोई बुलडोजर? अजीब सी बातें करते हैं। आजकल मैं कह रहा हूं ना, कोई गलत दवाइयां ले रहे हैं, ये असर खराब हो रहा है। Sir, taking a cue from the BJP, the Congress has now announced 10 kg free ration. No, I take strong. Why does it? I take. Sir, just let me finish. Why does the announcement come
come midway election? Why was it not announced before? I take strong objection to the fact that we took a cue from the BJP. Do you know how this 5 kilogram ration came into being? He brought it during COVID. Who passed the right to food legislation in 2013? It was the UPA government. The UPA chairperson was Sonia Ji. The Prime Minister was Dr. Manmohan Singh. We passed the law of right to food. He didn't even implement it. When he forced hunger on the country by this sudden lockdown, he introduced this 5 kilogram ration scheme. Then he started spreading rumors about our intention on this. We brought this legislation. Now, if we are saying that we'll give 10 kilograms of food grains, Mr. Narendra Modi should be ashamed of the situation in this country which merits this kind of an intervention from the next government. He has forced people to go hungry. Look at the MSME sector. Look at the record unemployment. I gave you data on how many people commit suicide every day because of unemployment. So it's not a favor or an obligation on the people that we will be doing. It is a helping hand which people deserve because of the last 10 years of horrible policies, knee-jerk reactions, and a total lack of understanding of how the economy should be managed by Mr. Narendra Modi's government. हो गया. त्यांना मुंबईचे लोक जमा करता आले नाहीत तर गुजरातमधून लोक आणावं लागले रोड शोसाठी. त्यांची ताकद किती कमी झालेली आहे हे त्या दिवशीच्या रोड शो मधून स्पष्ट झालेलं आहे. आजही त्यांची शिवाजी पार्कमध्ये जी सभा आहे त्यांना महाराष्ट्रभरातून लोक जमा करावं लागतात आहेत. आम्हाला फक्त मुंबई शहरातूनच लोक आम्ही जमा करतो आहे कारण की मुंबईतली ही निवडणूक आहे. त्यामुळे हा जो फरक आहे आणि आम्ही अनेकदा सांगितलं की लोकांनी ही निवडणूक अंगावर घेतलेली आहे. नरेंद्र मोदींच्या बद्दलचा प्रचंड राग जनतेच्या मनात आहे. भाजपच्या विरोधात प्रचंड राग आहे आणि त्यामुळे पूर्ण महाराष्ट्रातलं मुंबईसहित जे आज आपल्याला ही निवडणूक दृष्टिक्षेपात येतं ही निवडणूक महाविकास आघाडी बहुमतानं जिंकते आहे असं चित्र आपण महाराष्ट्रात पाहतो. परवा त्यांनी या ठिकाणी येऊन माणुसकीच्या जखमेवर मीठ चोळायचं पाप केलं. घाटकोपरमध्ये जी घटना झाली, देशाचे प्रधानमंत्री आहेत, त्यांचं राज्यात त्यांचं सरकार आहे, थोडी माणुसकी तर जोपासायला पाहिजे. जे मृत्यू पावलेत, जे दवाखान्यात भरती आहे त्यांना भेटायला तरी पाहिजे होतं. ते त्यांना भेटले पण नाही आणि त्याच घाटकोपर भागामध्ये त्यांचा रोड शो चाललेला होता. नुसतं आपल्या मुंबईतच नाही तर तुम्हाला माहितीसाठी सांगतो की ज्या मतदारसंघातून ते खासदार निवडून येतात बनारसमधून, तिथं एक ब्रिज पडला आणि त्या ब्रिजच्या खाली लोक 18 लोक एक्सपायर्ड होते ना. 18 लोक त्या ठिकाणी एक्सपायर्ड झाले. ते तिथलं प्रतिनिधित्व करतात होते. साधं त्यांच्या परिवाराला सुद्धा भेटायला गेले नाही. कॉन्ट्रॅक्टर सुद्धा यांचाच माणूस होता. कॉन्ट्रॅक्टर यांचा ठेके हे द्यायचे, कमिशनवर या सगळ्या गोष्टी करायच्या. अशा पद्धतीचं चित्र त्या ठिकाणी होतं आणि म्हणून मी आपल्याला सांगतो की आज नरेंद्र मोदींच्या बद्दलची जी काही भूमिका आहे, त्या दिवशी नाशिकमध्ये त्यांची सभा झाली. नाशिकच्या सभेमध्ये सुद्धा आपण पाहिलं की कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी त्यांच्याबद्दलचं साधं बोलायला सुद्धा आता ते तयार नाहीत, कारण की शेतकऱ्यांच्या बद्दलच्या भावना ते व्यक्त करत नाही. आणि आपल्या राज्यातले मॅच फिक्सिंग नेता प्रफुल्ल पटेल ते जाऊन तिथं बनारसमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जिरेटोप नरेंद्र मोदींना घालतात. हा एक प्रकारचा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचाराचा
अपमान, कारण की छत्रपती शिवाजी महाराज हे रयतेचे राजे होते. नरेंद्र मोदी हे रयतेचे राजे नाहीत. त्यांनी या देशाच्या जनतेला फसवलेलं आहे, अन्नदात्याला फसवलेलं आहे. आणि त्या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जिरेटोप घालून प्रफुल्ल पटेलनी महाराष्ट्रातल्याच नव्हे तर जगातल्या शिवभक्तांचा अवमान करण्याचं पाप त्यांनी केलेलं आहे. हे चुकीनं आता पुढच्या काळात होता कामा नये, याची खबरदारी त्यांनी घेतली पाहिजे. आणि त्यांनी महाराष्ट्रातच नाही तर देशाच्या जनतेची माफी मागितली पाहिजे. ही भूमिका काँग्रेस पक्षाची आहे. ते आजारी पडतात आणि त्याच रात्री त्यांचं काम असलं नाही, ते आजारी राहतात, अनेकदा आजारी पडतात आणि मग दिल्लीला जायचं असते रात्रीतून, तर ते दिल्लीलाही जाऊन येतात. त्यांची तब्येत त्यावेळी चांगली होते. नेमकं काय कारण आहे? कारण की आम्ही सांगितलं की जे महायुतीचं असंविधानिक सरकार जे महाराष्ट्रात झालेलं आहे, असंविधानिक सरकार कसं आहे ते आता वेळ सांगेल. आणि आता 30 जूनच्या पर्यंत त्याचे निकाल पण काही येतात आहेत. सुप्रीम कोर्टामध्ये ते प्रकरण आहे. आम्ही जे सांगत होतो की सरकार असंविधानिक आहे, त्याच्यावर शिक्कामोर्तब होईल असा आमचा विश्वास आहे. तर हे असंविधानिक सरकार जे महाराष्ट्रातलं आहे, हे कोणी 17,000 कोटीच्या भ्रष्टाचारामध्ये सरकारमध्ये गेले. काही लोकांच्या मागे ईडी लागलेलं होतं, तसे लोक सुद्धा मुख्यमंत्री सहित अनेक लोक त्यावेळेस भाजपमध्ये गेले. त्यामुळे ज्या पद्धतीनं सत्तेचा दुरुपयोग करून केंद्रातल्या नरेंद्र मोदीच्या सरकारने महाराष्ट्रामध्ये हे तुकडा गँग निर्माण केली, त्या तुकडेचा परिणाम तुम्हाला आता पाहायला मिळते आहे. काही लोक आतापासून गायब व्हायला लागले. 4 जूनच्या नंतर पुष्कळ सारे गायब होतील आणि त्यांचे फोन पण आता आम्हाला यायला सुरुवात झालेली आहे. आणि जेव्हा सरकार जाते आहे असं वाटायला लागलं तर दिल्लीतलं IT ऑफिसला आग लागली, गृह मंत्रालयाच्या ऑफिसमध्ये आग लागते, भाजपच्या ऑफिसला आग लागते. म्हणजे काय चाललं काय? हे काय पुरावे नष्ट करायसाठी चाललेलं आहे? आग लागतात ते काय? म्हणजे IT ऑफिसला आग लागत असेल, गृह मंत्रालयाला आग लागत असेल, भाजपच्या ऑफिसला आग लागत असेल, तर काही ना काही आगीच्या मागे सुद्धा काही लपलेलं आहे, हे या ठिकाणी निश्चितपणे नमूद मी केलं पाहिजे. देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलेलं आहे की सीईटी पेपरचे आरोप केले होते ते खोटे नव्हते, मात्र 13-14 वर्षानंतर चौकशी केल्यानंतर अजित पवारांचा प्रभाव नाही त्या अधिकाऱ्यांनी सिद्ध केले. ते कोणालाही क्लीन चिट, कारण नरेंद्र मोदींनाही तो अधिकार आहे, त्या अमित शहाना पण अधिकार आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये देवेंद्र फडणवीसांना आहे. कोर्टात कुठलंही काही प्रकरण चालू द्यायची गरज नाही. क्लीन चिट हेच देऊ शकतात. अशा पद्धतीचं हे वागतात आहेत. खोटं बोला आणि रेटून बोला ही जी भाषा आहे, म्हणजे झुटो का सरदार नरेंद्र मोदी आहे, आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जाहीरपणे सांगतात. त्यांचे हे सदस्य आहेत देवेंद्र फडणवीस, त्या झुटोच्या सरदार जे गँग आहे त्याच्यातले हे अजून एक त्याच्यातले सदस्य आहेत. ते खोटं म्हणजे एकाकडे चक्की पिसिंग सांगायचं आणि एकीकडे आता क्लीन चिट झालेलं आहे हे सांगायला हे मागं पडत नाही. पण उद्या अजून पुन्हा सरकार बदललं की पुन्हा ते त्यांच्यावर आरोप लागेल, हे आपण नाकारता येत नाही. अनिल देशमुख यांनी एक दावा केला आहे की सुनील तटकरे, जयंत पाटील आणि शरद पवारांना भेटलेल्या ठिकाणी मुंबई मोर्चात त्यांनी तटकरे जाऊन भेट दिली. बघा आता राष्ट्रवादी पार्टीमध्ये नेमकं काय चाललेलं आहे त्याच्यावर मी आता भाष्य करणं काही बरोबर नाही. काही यांच्यावर त्यांचा भरोसा राहिलेला नाही हे त्याच्यातून निदर्शनास येतं. हे इतके मजबूत लोक होते असं आपल्याला वाटत होतं, पण नरेंद्र मोदी आणि अमित शहाला वाटत होतं की फार कमजोर लोक आहेत, त्यांच्या आधारावर हे जगतात आहेत, हे सिद्ध केलं त्यांनी. आणि म्हणून महाराष्ट्रामध्ये गेल्या वेळेसपेक्षा 2019 पेक्षा
जास्त सभा आता नरेंद्र मोदींनी महाराष्ट्रात घेतलेल्या आहेत. त्यामुळे जनतेला त्रास झालेलाच आत्ता पवनकरे साहेबांनी सांगितलं त्याप्रमाणे. त्यात जनतेला त्रास होऊ द्या. त्यांनी स्वतःसाठी एक वेगळा नियम बनवलेला आहे. त्याची माहिती तुम्हाला दिली पाहिजे, मीडियाला पण गेली पाहिजे की राष्ट्रपतींना समजा दौरा असेल तर महामहिम राष्ट्रपतीसाठी 10 किलोमीटरचा हेराफेरी जी असते त्याला तेवढ्या याच्यामध्ये कोणालाही प्रवास करता येत नाही. मग हेलिकॉप्टर असेल, काय असेल, वाहतूक असेल. पण नरेंद्र मोदींनी स्वतःसाठी असा कायदा तयार केला की 100 किलोमीटर हेराफेरी, तिथं ना हेलिकॉप्टर उडू शकेल, ना विमान उडू शकेल, मेट्रो चालू शकत नाही, लोकांना तिथल्या तिथं राहावं लागतं. त्याचा अनुभव परवा आता मुंबईकरांना झालेला आहे. असं काय आहे की इतक्या साऱ्या लोकांना त्यांना तिथल्या तिथंच उभं राहायचं, त्यांचं कोण मेलं वाचलं त्याचा काही संबंध नाही. नरेंद्र मोदींनी आपल्यासाठी एवढी सुरक्षाचे कायदे काय बनवलेत आणि त्यांचे दौरे होतात त्यावेळेस किती त्रास होतो ते परवाच्या त्यांच्या रोड शो मध्ये आपण सगळ्यांनी पाहिलेलं आहे. लोक कसे त्यांना शिवा घालत होते, त्यांचे पोस्टर कसे फाडत होते. ठीक आहे, टीव्हीने दाखवलं नाही तो भाग ठीक आहे, व्हिडिओ त्याचे व्हायरल झालेले आहेत. तर ही जे काही लोकांचा राग आहे, तर जेवढे नरेंद्र मोदींनी दौरे महाराष्ट्रात केलेले आहेत किंवा अमित शहानी केलेले आहेत ते महाविकास आघाडीच्या फायद्याचेच झालेले आहेत. जो काही राग होता त्या रागाला पुन्हा मसाला लावण्याचं काम, त्याला अजून चांगलं म्हणजे मजबूत करण्याचं काम नरेंद्र मोदी अमित शहानी केलेलं आहे. आणि तो राग परवा नाशिकच्या पण कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये आपण पाहिलेला आहे. महाराष्ट्रामध्ये या निवडणुकीच्या काळामध्ये 267 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, पण राज्यातलं सरकार एक शब्द सुद्धा शेतकऱ्यांच्या बद्दल बोलायला तयार नाही. ही परिस्थिती आहे. नरेंद्र मोदी तर बोलतच नाही, त्यांचा शेतकऱ्याशी काही संबंध नाही.